गुड मॉर्निंग। द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में अब अगला टॉपिक हमारा है परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति। मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें गति के दौरान उसका द्रव्यमान समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है रॉकेट। क्योंकि रॉकेट जब उड़ान भरता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको एक प्रतिक्रियात्मक बल मिलता है नीचे निकलने वाली गैसेस से, और वो गैसेस एक बहुत ही तीव्र वेग से नीचे की तरफ निकलती हैं, जिससे प्रतिक्रियात्मक बल के स्वरूप रॉकेट अधिकतम वेग से ऊपर की तरफ गति करता है। तो इसे हम समझते हैं, इसका कंसेप्ट तो हम देखते हैं। मान लिया हमने कि किसी निकाय का द्रव्यमान कैपिटल एम है। एक विशेष फ्रेम या हम कहें कि प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम में इस निकाय का वेग t समय पर v है, स्मॉल v है। इस निकाय से समय अंतराल t एंड t प्लस dt के बीच में, डेल्टा t के बीच में डेल्टा m द्रव्यमान अलग होकर u वेग से गति करता है। मतलब कि जो कैपिटल M द्रव्यमान का एक निकाय था, उससे डेल्टा t समय के अंदर डेल्टा m द्रव्यमान अलग हो रहा है और u वेग से गति कर रहा है, तथा निकाय का जो शेष बचा हुआ द्रव्यमान है, कितना बचेगा, कैपिटल M माइनस डेल्टा m, और अब एक नए वेग v प्लस डेल्टा v से गतिशील है। क्योंकि जब उसमें से द्रव्यमान अलग होगा तो उसका वेग भी डिफरेंट हो जाएगा प्रारंभिक वेग से। यदि हम यह माने कि द्रव्यमान डेल्टा m तथा m माइनस डेल्टा m अब भी निकाय के दो भाग हैं, मतलब जस्ट अभी वो अलग नहीं हुए, बस अलग होने वाले हैं। अगर हम एक ही निकाय के इनको भाग मान ले कि उनको हमने अलग अलग तो कर दिया, लेकिन वो अभी भी एक ही निकाय के दो भाग हैं। तो देखिए, F बाह्य, अगर बल की हम बात करें, अगर बाह्य बल F है तो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा P होता है P फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा दोनों जो भाग हैं, एक तो जो भाग अलग हुआ है और एक जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ द्रव्यमान है, उनके संवेग। तो डेल्टा एम इंटू यू तो भाग संवेग है, जो कि डेल्टा एम द्रव्यमान जो अलग हुआ है सिस्टम से, उसका संवेग हो गया। और प्लस करेंगे हम इसमें जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है, m माइनस डेल्टा एम, और v प्लस डेल्टा वी से वो मूव कर रहा है। तो ये टोटल संवेग हो गया फाइनल, अंतिम संवेग, माइनस प्रारंभिक संवेग था कैपिटल M इंटू स्मॉल v अपॉन डेल्टा टी हम लिख देंगे इसमें। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, m डेल्टा मल्टीप्लाई करते हैं एम वी अपॉन डेल्टा टी। देखिए, यहाँ पर जब हम इस m को v से मल्टीप्लाई करेंगे, एम वी डेल्टा टी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस एम वी डेल्टा टी है। तो हम सेकंड टर्म पे जाएंगे, m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से माइनस डेल्टा m को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस v, क्योंकि वेरिएबल क्या है, समय के साथ मास है, तो डेल्टा टी हम लगाएंगे डेल्टा m के ऊपर, तो माइनस v डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से माइनस डेल्टा वी हम बाहर रखेंगे और डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी करेंगे, एंड लास्ट टर्म बच हो गई हमारी प्लस यू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। सिंस समय के साथ मास वेरिएबल है, इसलिए हम डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी यहाँ लिख रहे हैं। यदि डेल्टा टी का मान, सीमांत मान हम लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम शिफ्ट कर देंगे डी वी अपॉन डी टी से, और माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डेल्टा टी समय में मास में कमी आ रही है, द्रव्यमान जो है समय के साथ लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस को हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें, समय के साथ मास में कमी है, और इसको हम एक साथ ही डी एम अपॉन डी टी पुट कर देंगे। और डेल्टा वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी का समय अंतराल इतना कम है, इतना स्मॉल है कि उसमें वेग में अंतर क्या है, बहुत ही मिनिमल है। क्योंकि जो निकाय है उसका वेग इतना ज़्यादा है कि डेल्टा वी जो वेग में अंतर है वो बहुत स्मॉल होने की वजह से इसको हम नगण्य मान लेंगे, इस पद को। तो थर्ड जो टर्म है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी में हम इस तरह से लिखेंगे कि F बाह्य की वैल्यू हो जाएगी m डी वी और डी टी, माइनस जो था डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, उसे हम कर देंगे डी एम अपॉन डी टी।
तो ये हो गया प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, और थर्ड टर्म में हो जाएगा माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। ओके, सो एफ बाई ए इक्वल्स टू होगा डी अपॉन डी टी कैपिटल एम वी, हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मिला के, देन माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन आई हमारी, ये परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करती है, क्योंकि परिवर्तनशील द्रव्यमान की वजह से ही यहाँ पर ये इक्वेशन हमने लिखी है। तो देखिए इक्वेशन 2 से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख रहे हैं एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ बाई ए प्लस यू माइनस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। अब देखिए यू माइनस वी क्या होगा, क्योंकि अलग होने वाले द्रव्यमान का, जो अलग होने वाला द्रव्यमान है डेल्टा एम, उसका वेग हमने क्या माना था, स्मॉल यू, किसके सापेक्ष, लैब फ्रेम के सापेक्ष या प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम के सापेक्ष। इसी तरह निकाय का जो वेग था स्मॉल वी, निकाय का वेग था स्मॉल वी, यह भी प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम के सापेक्ष था। तो अब जो अलग होने वाला द्रव्यमान डेल्टा एम है, इसका वेग निकाय के सापेक्ष कितना होगा, तो वी आर अगर हम इसे मानते हैं तो ये होगा यू माइनस वी। तो वी आर, ये जो यू माइनस वी है इसकी वैल्यू हम वी आर से शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ बाई ए प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। इक्वेशन 3 का अंतिम पद निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण संवेग परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि वी आर और डी एम अपॉन डी टी आ रहा है इसमें, तो यह पद जो डी डेल्टा एम है उसकी वजह से संवेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह डेल्टा एम की वजह से, डेल्टा एम का जो वेग है और जो मास अलग हो रहा है उसकी वजह से निकाय को मिलने वाला प्रतिक्रियात्मक बल है। निकाय को जो प्रतिक्रियात्मक बल मिल रहा है उसकी वैल्यू है वी आर डी एम अपॉन डी टी। तो देखिए इसमें ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रॉकेट। इसी कंसेप्ट पे हमारा रॉकेट आधारित होता है, जिसको हम आपने बहुत बार टीवी पे इसका संचालन देखा होगा। जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो हम उसे कहाँ किससे भेजते हैं, रॉकेट के थ्रू ऊपर भेजा जाता है सैटेलाइट को। तो रॉकेट का जो कंसेप्ट होता है ऊपर पहुँचने का, जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके स्पेस में चला जाता है, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो इतनी हाई वेलोसिटी से जाएगा तभी वो प्रॉपर टाइम के अंदर, प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाता है। तो देखिए इसमें यह जो रॉकेट की जो कंसेप्ट होता है, रॉकेट की जो थ्योरी है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के आधार पर आधारित होती है। तो देखिए जो डायग्राम है फर्स्ट, इसमें क्या दिखाया हुआ है कि इसमें एक कंबशन चैम्बर होता है रॉकेट के अंदर, जहाँ पर ईंधन को जलाया जाता है, और ईंधन के जलने से दूसरे साइड से, इसके दूसरे सिरे से गर्म गैसेस का एक जेट निकलता है, मतलब जेट की फॉर्म में गैसेस बहुत तेज वेग से यहाँ से निकलती हैं। दहन कोष्ठ में एक दो ट्यूब्स होती हैं। फर्स्ट में ऑक्सीडाइजर होता है जो कि दहन के लिए उसको डाला जाता है, और सेकंड ट्यूब से ईंधन फ्यूल को डाला जाता है चैम्बर के अंदर, और ये मिलकर जलना प्रारंभ होते हैं। इसकी वजह से जो गैसेस निकलती हैं, गर्म गैसेस निकलती हैं, वो बहुत तेज वेग से निकलेंगी, और इसकी वजह से रॉकेट को एक प्रतिक्रियात्मक बल ऊपर की तरफ मिलेगा और रॉकेट बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ेगी। तो देखिए इस बाह्य बलों की अनुपस्थिति में निकाय, और निकाय का मतलब हो गया रॉकेट प्लस गैसेस का कॉम्बिनेशन, तो इस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। इसलिए गैसेस जेट जितने संवेग से पीछे की ओर निकलेंगी, उतने ही संवेग से रॉकेट आगे की ओर बढ़ेगा। तो देखिए हम इसकी थ्योरी देखते हैं। माना कि किसी क्षण टी पर रॉकेट, जब उसमें ईंधन इंक्लूड है, उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में उसका वेग स्मॉल वी है। माना हमने कि सूक्ष्म समय अंतराल डी टी में जो गैसेस हैं वो हमने उनका द्रव्यमान माना डीएम। डीएम द्रव्यमान की गैसेस बाहर निकल जाती हैं
और उनका वेग है स्मॉल u लैब फ्रेम के सापेक्ष। इस गैस के जेट के रूप में बाहर निकलने के कारण रॉकेट को एक प्रतिक्रियात्मक बल मिलता है, जिससे रॉकेट की गति आगे की दिशा में होती है। तो देखिए, रॉकेट के सापेक्ष अगर हम गैसेस गैसेस जेट का वेलोसिटी देखें, उसे हम निर्वातक वेग भी कहते हैं, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, दैट इज वी आर हमने माना है, तो वी आर इक्वल्स टू होगा यू माइनस वी। न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार जो हमने पहले ये फॉर्मूला निकाला था, एम डी वी अपॉन डी टी इक्वलेंट टू एफ बाह्य प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। ये हो गया परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय के लिए न्यूटन के द्वितीय समीकरण को यूज करके हमने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर एफ बाह्य, जो बाह्य बल है, यहाँ देखिए बाह्य बल किसकी वजह से लग रहा है, रॉकेट पर गुरुत्वीय बल है तथा वायु प्रतिरोध के कारण लगने वाला बल बाह्य बल होता है, तथा वी आर डी एम अपॉन डी टी रॉकेट से जेट के रूप में बाहर निकलने वाली गैसेस के कारण रॉकेट पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल है। तो दो तरह से बल रॉकेट को गति प्रदान कर रहे हैं। एक तो हो गया जेट के रूप में जो गैसेस बाहर निकल रही हैं वो प्रतिक्रियात्मक बल प्रोवाइड कर रही हैं, और एफ बाह्य जो है वो एक तरीके से ऑपोजिट फोर्स है जो कि उसकी गति की अपोजिट दिशा में लगता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लगेगा और वायु का प्रतिरोधक बल भी उसकी गति में क्या है, अवरोधक का कार्य करेगा। तो ये एक तरीके से नेगेटिव फोर्स होता है। यदि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय बल में परिवर्तन तथा वायु प्रतिरोध को हम नगण्य मान लें, हमने माना कि वायु का प्रतिरोध तो हमने नगण्य मान लिया, और ऊंचाई के साथ साथ हमने माना कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसी वैल्यू देता है, मान लिया हमने कांस्टेंट रहता है, वैसे रहता नहीं है, लेकिन हमने एक बाउंड्री या हमने एक लिमिटेशन ले ली कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऊंचाई के साथ। तो देखिए, तो हम एफ बाह्य को केवल एम जी लिख देंगे यहाँ पर। तो इसके आधार पर इक्वेशन होगी एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम जी प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। अब सिंस रॉकेट की गति में v ऊपर की ओर होता है, लेकिन वी आर और एम जी दोनों ही क्या होते हैं, नीचे की तरफ लगते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइन ले लेंगे। सो एम डी वी अपॉन डी टी होगा माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम अपॉन डी टी। सिंस वी आर जो है रॉकेट के सापेक्ष है, और रॉकेट के सापेक्ष वी आर की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम वेक्टर साइन हटा के यहाँ माइनस वी आर पुट कर देंगे। सो डी वी इक्वल्स टू, देखिए अगर डी वी की वैल्यू हम निकालें सो होगी माइनस जी डी टी माइनस वी आर डी एम अपॉन एम। ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और प्रारंभिक कंडीशन में लिखते हैं कि टी इक्वलेंट टू जब जीरो है, जब रॉकेट ने गति शुरू नहीं करी थी, जब जीरो थी टी टाइम की वैल्यू, उस केस में रॉकेट का प्रारंभिक वेग हमने वी नोट ले लिया है तथा रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान एम नोट ले लिया है। तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं, डी वी इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू माइनस जी इंटीग्रेशन डी टी इक्वल्स टू वी आर इंटीग्रेशन डी एम ओवर एम। यहाँ वैल्यू v की आएगी, v इक्वल्स टू माइनस जी टी माइनस वी आर एल एन एम प्लस सी। यहाँ पर c जो है कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है, इसकी वैल्यू हम प्रारंभिक कंडीशन से निकालेंगे। जब t इक्वल्स टू जीरो है तो v की वैल्यू v नोट और m की वैल्यू m नोट पुट करेंगे। यहाँ से c की वैल्यू होगी v नोट प्लस वी आर लोग ई एम नोट, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू होगी v नोट प्लस वी आर एल एन एम नोट अपॉन एम माइनस जी टी। अब देखिए, अगर हम माने कि अल्फा ईंधन के जलने की दर है, मतलब कि प्रति इकाई समय में अल्फा द्रव्यमान जितना ईंधन जल जाता है, तो टी समय में जलने वाले ईंधन का द्रव्यमान होगा अल्फा टी। तो कैपिटल एम की वैल्यू अगर किसी समय टी पर अगर हम द्रव्यमान एम देखते हैं, उसकी वैल्यू होगी प्रारंभिक द्रव्यमान माइनस अल्फा टी, क्योंकि टी समय में अल्फा टी तो ईंधन जलकर गैसेस के रूप में बाहर निकल गया है। तो v की वैल्यू होगी v नोट माइनस वी आर, हमने इसको ऑर्डर चेंज कर दिया इसका, तो माइनस हो गया वी आर एल एन। जब m की वैल्यू ऊपर रखेंगे अब हम m नोट माइनस अल्फा टी अपॉन एम नोट, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा टी अपॉन एम नोट माइनस जी टी। तो देखिए अंतिम वेग के लिए t संपूर्ण ईंधन को जलने में लगा समय होगा, v अंतिम वेग होगा, अधिकतम वेग जो रॉकेट ग्रहण करेगा, कैपिटल M रॉकेट का अंतिम द्रव्यमान है। तो समीकरण 6 हमें बताता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि t का मान जितना अल्प होगा, रॉकेट का वेग v गुरुत्वीय बल से उतना ही कम प्रभावित होगा, क्योंकि gt आ रहा है यह फैक्टर। तो t जितना कम होगा gt की वैल्यू उतनी ही कम होगी,
और रॉकेट के वेग पर जीटी का इफेक्ट उतना ही कम होगा। और टी जितना ज़्यादा समय लेगा, अगर रॉकेट ईंधन को जलने में जो समय लग रहा है टी, वो जितना ज़्यादा होगा, गुरुत्वीय बल का प्रभाव रॉकेट पर उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर गुरुत्वीय फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में रॉकेट रहेगा, तो क्या होगा, अ, उड़ान नहीं भर पाएगा, रॉकेट के उड़ने में प्रॉब्लम होगी, रॉकेट नहीं उड़ पाएगा। तो जब रॉकेट को बनाया जाता है तो उसकी डिज़ाइन इस टाइप से बनाई जाती है कि रॉकेट के अंदर ईंधन की दहन प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, जिससे वह अधिकतम ऊंचाई को पर पहुंच सके, ग्रेविटेशनल फील्ड को वो बहुत जल्दी क्रॉस कर सके। तो देखिए, अगर गुरुत्वीय बल के प्रभाव को नगण्य मान ले तो v की वैल्यू होगी v नॉट प्लस वी आर, थर्ड टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी आर लॉग ई एम नॉट अपॉन एम। यदि रॉकेट का प्रारंभिक वेग भी जीरो मान लिया जाए तो v इक्वल्स टू वी आर लॉग ई एम नॉट अपॉन एम। तो ये रॉकेट के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम इसका आगे का पार्ट लेंगे। थैंक यू।